बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 378 मुलाहिज़ा फरमाएं। नाश्ता ख़त्म हो चुका था। डॉक्टर मूंग ने बिल अदा किया और हम रेस्टोरेंट से निकल आए। फिर वाकई ठीक 9 बजे हम हांगचू की लॉन्च पर सवार हो रहे थे। हांगचू की लॉन्च बड़ी शानदार और जदीद सहूलियात से आरास्ता थी। रेडियो और स्पीडोमीटर के अलावा उसमें फ़ज़ाई दबाव, दुरुस्त समत, दर्जा जहात और आबी तग़य्युर और तब्दुल के बारे में बताने के लिए हसास आलात नस्ब थे। हांगचू लॉन्च को माहीगीरी के लिए इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज भी मौजूद था। यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों को महफूज किया जाता था। हांगचू की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। उसकी वजह कती और हुलिया आम चीनियों जैसा था। सर पर उसने मखसूस चीनी टोपी लगा रखी थी। हांगचू के अलावा इस लॉन्च में 2 अफराद और भी मौजूद थे, 15 साला यिंगली और 35 साला चीफान। ये दोनों फिशिंग वगैरह में हांगचू की मदद करते थे। यिंगली और चीफान की हैसियत हांगचू के मुलाजमीन की सी थी। इस लॉन्च में दीगर जरूरियात के साथ साथ 8-10 अफराद के खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया था। हांगचू ने अपने मुलाजमीन से हमारा तारुफ मेहमानों के तौर पर कराया था, जिन्हें वो सैरो तफरी की गर्ज से खुले समंदर में ले आया था। हांगचू के अंदाज ने मुझे बता दिया कि डॉक्टर मूंग की मुतासिर कुन शख्सियत ने यहाँ भी बहुत काम दिखाया था। हम खुले समंदर में एक मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद जुनारा आइलैंड के आसार मालूम हो गए। अब हमारे चारों तरफ तहद्दे निगाह पानी ही पानी था। हांगचू के मुताबिक अभी हम समंदर के उस हिस्से में नहीं पहुंचे थे जो मछली पकड़ने के लिए मौजू तरीन था। अचानक राकील को इंजन रूम और लॉन्च के मुख्तलिफ हिस्से देखने का शौक उठा। हांगचू से अपने साथ ले गया। बैरे इत्मीनान भरी सांस ली। जरा सी तनाई मैसर आते ही बैरे डॉक्टर मूंग से इस्तफसार किया। तुम मुझे साहिल के बारे में कुछ बताने वाले थे। उसने इस बात में सर हिलाया और गहरी संजीदगी से बोला, मुझे अपने बड़ों से पता चला है कि तुम्हारी साथी साहिल को मैनहट्टन न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है। वो इस वक्त सख्त पैरे और हिफाजत में है। बहरहाल वो एक लम्हे को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरे बड़े उसी तक रसाई हासिल करने की कोशिश में है। लॉर्ड बुधा हमें बहुत जल्द कामयाबी देगा। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, मेरी साथी उधर मैनहट्टन में है और तुम मुझे अपने साथ जापान ले जाना चाहते हो। ये कैसी मंतिक है? मेरी जिंदगी की ये जंग तो साहिल के उसूल के लिए है और तुम मुझे महाज से अलग करके बैरक में ढकेलना चाहते हो। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बड़ों के मंसूबे को समझ नहीं पाया हूँ। उसने बड़ी तसल्ली से मेरी बात सुनी और ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद से नहीं हटा रहा, बल्कि एक छोटे से बड़े महाज पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जापान हमारी मंजिल नहीं, मैंने तुम्हें बताया है ना। हम टोक्यो से ताइपी और ताइपी से नेपाल पहुंचेंगे, जहाँ बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह में यहूदियों से हमारा असल मार्का होगा। और साहिल, मैंने उलझन बड़ी नजर से उसे देखा। वो तामिल करते हुए बोला, साहिल को बहुत जल्द यहूदियों के चुंगल से निकाल दिया जाएगा, तुम बेफिक्र रहो, वो सीटल में महफूज रहेगी। डॉक्टर मूंग की वजह सुनकर मैं तिल मिला उठा। वो वाज़ेह तौर पर मुझे साहिल से अलग करने की प्लानिंग कर रहा था। उसका अंदाज बहुत मुबहम और काबिल गौर था। इन लम्हात में वो मुझे एक साजिशी साला नजर आया। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया कि उसे अपने सुबह वाले तजरीबे के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बड़ी अच्छी तरह ये जान चुका था कि मेरी साथी इस वक्त रब्बी मोशी हाइमन के कब्जे में थी। अब डॉक्टर मूंग ने यह भी बता दिया कि वो न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में थी। अगर मैं किसी तरह न्यूयॉर्क पहुंच जाता तो फिर साहिल तक रसाई हासिल करना मेरे लिए कुछ मुश्किल ना रहता। मैंने अपने ताज़ा तरीन ख्यालात को डॉक्टर मूंग पर जाहिर नहीं किया और उसे घिसते हुए पूछा, तुम जितनी शदोमत से मुझे नेपाल लेकर जाना चाहते हो, उससे तो यही जाहिर होता है रब्बी मोशी हाइमन ने साहिल के अंदर से वो राज निकाल दिया है जो खुफिया तय खाने तक पहुंचा सकता है। और अब रब्बी के इशारे पर ताकतवर यहूदियों की एक मुनज़्ज़म टीम किसी भी वक्त बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह पर दावा बोलने वाली है। पहली बात तो यह कि तुम्हें अपने साथ नेपाल ले जाना मेरा नहीं बल्कि मेरे बड़ों का फैसला है, वो बड़े रसान से बोला। और जहां तक साहिल के अंदर से कोई राज उगलवाने की बात है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। रब्बी अपनी कोशिश में कामयाब हो या ना हो, बहरहाल वो लोग बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह को टारगेट तो बना चुके हैं। वो किसी भी वक्त उस पर चढ़ाई कर सकते हैं। मेरे बड़ों ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। गुफ्तगू के दौरान में वो बंदा बार बार अपने बड़ों को ले आता था और इस आड़ में उसे फरार का मौका मिल जाता था। उसके बड़ों के जिक्र से मुझे चिढ़ सी होने लगी। सारी दुनिया के बखेड़े रहे एक तरफ, मुझे सबसे पहले अपनी साहिल से मतलब था। सच्ची और ईमानदारी की बात यह है कि मैं डॉक्टर मूंग और उसके बड़ों का साथ देने के लिए महज इसलिए तैयार हो गया था कि साहिल उनके कब्जे में थी। इन लोगों के एक आदमी ने साहिल का माउंट मैकनिले से निकाल कर बाहिफाजत फेयर बैंक्स पहुंचा दिया था, लेकिन जब से दोबारा रब्बी के आदमियों ने उसे उड़ा लिया था, मैं एक अजीब से मखमसे में फंस गया था। डॉक्टर मूंग का साथ देने के सिवा मुझे कोई चारा दिखाई नहीं देता था। अब सूरत खासी बदल गई थी। मैं साहिल का सुराग पाने में कामयाब हो गया था, लिहाजा मेरी हर मजबूरी और बेबसी कट कर रह गई थी। मैंने अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए डॉक्टर मूंग से पूछा, क्या तुम्हारे बड़ों ने यह मालूम कर लिया कि साहिल मैनहट्टन में किस शख्स के कब्जे में है? नहीं, ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी, उसने जवाब दिया, मगर बहुत जल्द मेरे बड़े इसका खोज लगा लेंगे। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर मूंग,
अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारे बड़ों को ये कैसे मालूम हुआ कि मेरी साहिल को रियासत अलास्का के शहर फेयर बैंक से अगवा करके न्यूयॉर्क के पोश इलाके मैनहट्टन में पहुंचा दिया गया है। मैंने जरा वक़्फ़ के बाद इजाफा करते हुए कहा, और वो लोग ये जानने में अभी तक नाकाम क्यों है कि साहिल की दुरुस्त लोकेशन क्या है और वो किस दुश्मन के कब्जे में है। मैंने नहायत ही चुभते हुए और अहम सवालात किए थे। वो चंदा में गहरी संजीदगी से मुझे देखता रहा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, तुम्हारे अंदर तजस्सुस का मादा कूट कूट कर भरा हुआ है और जब तक किसी मामले में तुम्हारी तसल्ली नहीं हो जाती तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिलता। लेकिन राकील का तो मेरे बारे में ये ख्याल है कि मैं बहुत बेपरवाह हूँ। राकील को फिलहाल इस अहम गुफ्तगू से दूरी रखो, ठीक है। मैंने अपने सर को मखसूस अंदाज में झटका और पूछा, क्या मुतजस्सिस मिजाज का हामिल होना कोई बुरी बात है? मैं इस दौरान में मुसलसल डॉक्टर मूंग की आंखों में देख रहा था। जब से मुझे एहसास हुआ था कि वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसकी और उसके बड़ों की तरफ से बेहद मोहतात हो गया था। ये हालात का तकादा और वक्त की जरूरत थी। वो बोला, इस आदत को बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके सबब मामलात में बिगाड़ और हालात में खराबी उलझन पैदा हो सकती है, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है? मैंने हैरत से पलकें झपकाई। वो ठोस लहजे में बोला, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें मेरे कहे का एतबार नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने तरदीद करते हुए कहा, बहरहाल वो मैं ऐसे पहलू ही करते हुए बोला, किसी चीज का जानना या ना जानना सलाहियत पर मुनहसर होता है। हर इंसान की अपनी एक शक्ति है और कोई शक्ति, कोई कुव्वत और कोई सलाहियत भी मुकम्मल नहीं होती। हर जगह हदूद और क़यूद का निज़ाम लागू है। वो एक लम्हे को रुका, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरे बड़ों ने जहाँ तक मालूम किया और जो फिलहाल मालूम नहीं कर सके उसके दरमियान एक जोन है और ये जरूरी नहीं कि वो कभी भी उसके आगे मालूम नहीं कर सकेंगे। कोशिश जारी है, रुकावट हटा दी जाएगी। अगर ये मुमकिन ना हो सका तो हर कोशिश का दूसरा तीसरा जाविया आजमाया जाएगा। पुरस्रार उलूम में इन दाव पीच और ऊंच नीच का सामना लाजमी है। फिजिक्स का शोबा बड़ा अजीबो गरीब है। मैंने चौंक कर उसे देखा। हाँ, वो एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, जिस अमल को सादा अल्फाज में ध्यान ज्ञान कहा जाता है, साइंसी तहकीक उसे मेडिटेशन और मीटाफिजिक्स के खाने में फिट करती है। उसके बाद डॉक्टर मूंग ने मुझे मीटाफिजिक्स पर एक मुख्तसर सा लेक्चर दे डाला। उसके साथ ही उसने मेरी ची की सलाहियत की मिसाल भी दी, जो रफ्ता रफ्ता अपने सामने हायल हुदूद और रुकावटों को तोड़ते हुए अपना दायरा कार वसी करती चली जा रही है। उसकी बातें पुरमानी और मबनी बर सच थी, लेकिन मैं ये महसूस किए बिना ना रह सका कि वो बैज मेरी तवज्जो हटाने के लिए ऐसी आलमाना मोशगाफियां कर रहा था। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि उसके बड़े साहिल का सुराग पा चुके हैं और वो नहीं चाहते कि मैं उनके मिशन को छोड़ छाड़ कर साहिल के पीछे दौड़ पड़ूं। इसलिए रब्बी वाली हकीकत को मुझसे मख्फी रखा जा रहा था। वो लोग जो कुछ मुझसे छुपा रहे थे मैं उस तक रसाई हासिल कर चुका था, लिहाजा उनके लिए इस्तेमाल होने का मुझे कोई शौक नहीं था। मेरे लिए दुनिया भर के खजाने साहिल के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखते थे। चुनाचे मैंने डॉक्टर मोंग से दो टोक अंदाज में कह दिया, देखो डॉक्टर, तुमने मुझसे दोस्ती की है और मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे साफ साफ बात करना चाहता हूँ। वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, बुन्नील कुंड की इबादतगाह में कौन कौन से अनमोल खजाने पोशीदा हैं, मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सीधा यहाँ से न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। मेरे बड़ों का ख्याल है बुन्नील कुंड की इबादतगाह पर होने वाली यहूदियों की यलगार को सिर्फ और सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। वो गहरी संजीदगी से बोला, इसलिए हमने अपने मिशन में तुम्हें हर कदम पर साथ रखा है। तुम गुज़िश्ता चंद रोज के वाकयात पर निगाह डालो। वो एक लम्हे के मुतवक्किफ हुआ, फिर समझाने वाले अंदाज में बोला, अगर हम चाहते तो रब्बी मोशी आइमन की माउंट मैकनेली वाली पनाहगाह से सिर्फ साहिल को निकाल आते और ये हमारे लिए कदरे आसान होता। उसके बाद भी हमने तुम्हें पूरी अहमियत दी, जिसके नतीजे में तुम मेरे साथ अब नेपाल जाने वाले हो। मैं नेपाल नहीं, न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ। मेरे लहजे में कतियत थी। वो जल्दी से बोला, बुन्नील कुंड वाली इबादतगाह से मुतल्लक मिशन में तुम्हारी जो अहमियत है वो मैं तुम पर वाजे कर चुका हूँ और उसकी बात मुकम्मल होने से पहले मैं मुस्तफसर हुआ। डॉक्टर मूंग, तुम बुद्धा के पैरोकार हो ना? उसने मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखा और इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे लॉर्ड बुद्धा से भी ऊंची चीज समझते हो? कती नहीं। वो इस सरारी अंदाज में पहलू बदल कर रह गया। फिर तुम हौसला रखो और हर फिक्र अंदेशे को ज़हन से झटक दो। मैंने ठोस लहजे में कहा, साहिल के बाप थूंची ने मुझे बताया था कि जब इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की गई, इंसानी खून की नदियां सी बह निकली। इस खजाने के तलबगार कुत्ते बिल्ली की मौत मारे गए। आज तक कोई शख्स इस खजाने तक रसाई हासिल नहीं कर सका, क्योंकि हर दौर का दिलाई लामा इस बेश कीमत खजाने का निगरान होता है। मेरे ख्याल में दिलाई लामा और लॉर्ड बुद्धा इन मामलात को बखूबी संभाल लेंगे। मेरी शमूलियत या गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो गहरी संजीदगी से बोला, लॉर्ड बुद्धा और मोहतरम दिलाई लामा तुम जैसे हर फन मोला लोगों ही से काम लेते हैं और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। मैंने अटल लहजे में कहा, डॉक्टर मूंग, मैं सिर्फ एक ही सूरत में तुम लोगों का साथ दे सकता हूँ कि बुन्नील कुंड वाले मिशन में साहिल भी मेरे साथ हो। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा करते हुए कहा, तुम्हारे बड़ों की अप्रोच के सामने तो एक जून आन खड़ा हुआ है। अब मैं ही न्यूयॉर्क पहुंचकर कोई कोशिश करता हूँ। मैं जानता था मेरी ये सख्त अल्फाज डॉक्टर मूंग को बहुत चुभे होंगे
इन लम्हात में मैं खासा तलख हो गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे के तासरात से किसी किस्म की नागवारी जाहिर ना होने दी। चंद लम्हात तक बड़ी खोजती हुई नजर से मुझे देखता रहा, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, ठीक है, हम ज़ूरू नारा पहुंचकर इस मौजू पर बात करेंगे। मैंने इस मौके पर उसे उसका वादा याद दिलाना जरूरी समझा और कहा, डॉक्टर मूंग, तुमने मुझे बताया था तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें ताकीद कर रखी है मुझ पर कोई दबाव ना डाला जाए, मैं जब और जहाँ जाना चाहूँ मेरे लिए रास्ता खुला छोड़ दिया जाए। मुझे ये वादा याद है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने इरादे से आगाह कर चुका हूँ और मुझे हर सूरत में न्यूयॉर्क पहुंचना है। तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकते हो? मैंने कहा ना, वापस ज़ूरू नारा पहुंचने के बाद इस मामले पर बात करेंगे। मैंने कुरीद और इस अफसार का सिलसिला मौकूफ कर दिया। डॉक्टर मूंग रिफोशे ज़ूरू नारा पहुंचने के बाद यकीनन अपने बड़ों से राब्ता करके नई हिदायत लेना चाहता था। दोपहर का खाना हम सब ने एक साथ बैठकर खाया। हांगजू अपने मददगारों के ताउन से बाई गिरी में मसरूफ रहा। ये काम 2 मरहलों में किया गया। पहला मरहला लंच से पहले का था और दूसरा लंच के बाद। हांगजू ने हमें बताया कि वो खाने के बाद सिर्फ 1 घंटे तक फिशिंग करेंगे, फिर वापसी की राह ली जाएगी ताकि सूरज गुरूब होने से पहले ज़ूरू नारा आइलैंड पहुंच जाएं। दूसरा मरहला आगाज हुए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि एक सनसनीखेज वाकया पेश आ गया। इस वक्त दिन के 2 बजे थे। हमें अपने अकब में ज़ूरू नारा आइलैंड की जानिब एक लॉन्च के आसार नजर आए। वो लॉन्च बड़ी तेज रफ्तारी से हमारी समत चली आ रही थी। उसकी रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता था वो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में हमारे सर पर पहुंच जाएगी। हांगजू बड़ा तजुर्बाकार माही गिर था। उसकी पूरी जिंदगी समंदर में माही गिरी करते गुजरी थी। उस लॉन्च के तेवर देखकर उसका माथा ठिमका और उसने तशवीशनाक लहजे में डॉक्टर मूंग से कहा, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। कैसी गड़बड़? डॉक्टर मूंग की बजाय मैंने पूछा। वो बदसूर उस लॉन्च पर निगाह जमा कर बोला, फिलहाल मैं वाज़े तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तय है वो लोग हमारे ताकुब में आ रहे हैं। अब हम तीनों भी तशवीश में मुब्तला हो गए। उनका आगे बढ़ने का अंदाज तो यही बता रहा था वो दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते। अगर वो दुश्मन थे तो किसके, हांगजू के या हमारे? ये बड़े फिक्र अंगेज सवालात थे। इसी दौरान में हांगजू ने इधर उधर घूम फिर कर एक रिवाल्वर बरामद कर लिया और बड़ी उजलत में बोला, मैं अपनी हिफाजत के ख्याल से इसे अपने साथ रखता हूँ, मेरा ख्याल है हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसने बड़े माहिराना अंदाज में रिवाल्वर को जेब में ठूंसा और हमारी जानिब देखते हुए फिक्रमंदी से बोला, तुम तीनों थोड़ी देर के लिए खुद को रोपोश कर लो, अगर खैरियत गुजरी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फिर हमारा जवाब सुने बगैर उसने हमें अपने पीछे आने का इशारा किया और लॉन्च के एक ढके हुए हिस्से की जानिब बढ़ गया। अगर हम उस हिस्से में पनाह ले लेते तो दूसरी लॉन्च वाले हमें देख नहीं सकते थे। हमें महफूज करने के बाद हांगजू ने नासियाना अंदाज में कहा, जब तक मैं आवाज देकर ना बुलाऊं तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं आओगे। मैं जाकर देखता हूँ वो कौन लोग हैं और क्या इरादे बांध कर इधर आए हैं। हमने इस बाती जुम्बिशों से उसे यकीन दिलाया कि उसकी हिदायत पर सख्ती से अमल करेंगे। हांगजू ने इस मौके पर डॉक्टर मूंग को मुखातिब करते हुए मैंडरिन में कलाम किया था। मैं मैंडरिन ज़बान से बखूबी वाकिफ था। मैं सिंगापुर में एक तवील अरसा गुजार कर आया था जहाँ का हर दूसरा बाशिंदा मैंडरिन बोलता था। अब वो लॉन्च हमारी लॉन्च के इंतहाई करीब पहुंच गई थी। इस कुर्बत का अंदाजा हमें उसके इंजन के शोर और समुद्री मौजों के तमूज से हुआ। वो यकीनी तौर पर हमारी लॉन्च से काफी बड़ी थी। हमारे माहौल में इस कदर शोर मौजूद था कि अगर हम आवाजें बुलंद भी गुफ्तगू करते तो हमारी आवाजें उस खुफिया पनाहगाह से बाहर नहीं सुनी जा सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मूंग रिफूशे, अगर वो लोग दुश्मन है तो फिर हमारे ये फर्ज बनता है कि हांगजू की भरपूर मदद करें। उस बूढ़े चीनी ने मेजबानी का हक अदा करके हमारे दिल जीत लिए हैं। सूरत-ए-हाल वादे हो जाने दो। डॉक्टर मूंग ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर वो लोग वाकई दुश्मनी करने आए हैं तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। हम हांगजू को तनहा नहीं छोड़ेंगे। उस शरीफ इंसान ने हम पर बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर मूंग के लहजे से चट्टानी अदम झलकता था। इसी दौरान में मजकूरा लॉन्च हमारी लॉन्च के करीब आकर ठहर गई थी। उनके ठहराव से ये तो साबित हो गया कि वो लोग हम ही से दोस्ती या दुश्मनी निभाने आए थे। हांगजू और दूसरी लॉन्च वालों के दरमियान क्या मुज़ाकरात हो रहे थे इसकी हमें खबर न थी। हमने बाहर की सूरत-ए-हाल जानने के लिए अपनी समातों को शोर से निबर्द आजमा कर दिया। 2 मिनट बाद हमें चौंक जाना पड़ा। हमने वाज़े तौर पर महसूस किया चंद अफराद हमारी लॉन्च पर कूदे थे। अगर अपनी तवज्जो किसी खास नुक्ते पर मरकूज कर दी जाए तो इंसान की हवा से खमसा में हैरत अंगेज तवानाई भर जाती है। इस सनसनीखेज लम्हात में हम कुव्वत शामा को आजमा रहे थे, लिहाजा इंतहाई शोर के बावजूद भी हमने अपनी लॉन्च पर कूदने वालों की आवाजें समात कर ली थी और ये बड़ी तशवीशनाक बात थी। पता नहीं उन्हें किस शय की तलाश थी। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया हांगजू और उसके साथियों पर बड़ा कड़ा वक्त आन पड़ा है। डॉक्टर मूंग ने भी महसूस कर लिया था कि हांगजू वगैरह से सख्त इस्तफसार किया जा रहा है। अगली लम्हे एक दर्दनाक चीख हवा के दोष पर सफर करते हुए हम तक पहुंच गई। मैंने उस आवाज को आन वाहिद में शिनाख्त कर लिया। वो मेरे मेजबान, कदरदान और मेहरबान हांगजू की अजियत में डूबी हुई फरियाद थी। यकीनी तौर पर उसे जोदो को किया जा रहा था। मेरी निगाह में वो मंजिर घूम गया जब कुछ अर्सा पहले साइल धनों के साथ बुंदील कुंड की इबादतगाह के तहखाने में रोपोश था और मेरी तलाश में सरगर्दान नागपाल के पालतू गुंडों ने पीर जानी और थूंची को अपने जुल्म का निशाना बनाया था।
साहिल के वालिदैन ने मेरे दुश्मनों का जबर सहा, लेकिन मेरे खिलाफ जबान खोल कर नहीं थी। मेरे दिल से एक सदा उठी, या पता नहीं ये मेरी छठी इसकी पुकार थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस लांच पर मेरे खून के प्यासों ने धावा बोल दिया हो और मुझे पाने के लिए वो हांगचू को दर्दनाक आजाब से गुजारना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, मैंने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा और हर एहतियात को बालाई ताक रखकर एक झटके से पनाहगाह को खैरबाद कह दिया। जल्दी में उस मुकाम पर पहुंच गया जहां हांगचू और उसके दोनों साथी दूसरी लांच वालों के नरगे में ज्यादती बर्दाश्त कर रहे थे। वो कुल 3 अफराद थे और तीनों ही मुसल्लह थे। उनके हाथों में मुझे ऑटोमेटिक गन दिखाई दी। मेरी अचानक आमद ने हमलावरों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो बड़ी सूरत से पलटे, लम्हे भर को उनकी निगाहों में शनासाई की चमक उभरी और उन्होंने अपनी गन को मेरी जानिब सीधा किया, लेकिन मैं उन्हें कोई मौका देने के मूड में नहीं था। मैंने अपनी जगह से जंप की और लांच से 6 फुट हवा में बुलंद हो गया। उसी लम्हे उनकी गन के दहाने खुल गए। उन्होंने बेदरीग मुझे फायरिंग में भूनने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहता तो उनकी गोलियों का निशाना बनता ना। वार खाली जाते देखकर उन्होंने गन के बैरल हवा में उठा दिए, मगर मैंने उन्हें दूसरी मर्तबा ट्रैगर दबाने की मोहलत बिल्कुल भी ना दी। मैं हवा में अपनी बाड़ी को रूल करते हुए उनके ऊपर आन गिरा। मेरा गिरना ऐसा था जैसे वो जंगी जहाज में से गिराए गए किसी मोहलक बम की जद में आ गए हों। वो तीनों अपनी गन समेत एक दूसरे से उलझकर जमीन बोस हो गए, यानी लांच के फर्श से जा लगे। फिर मैंने उन्हें आड़े हाथों लिया। फर्श नशी होते हुए एक हमलावर के हाथ से गन छूटकर दूर जा गिरी थी। उसे निहत्था होते देखा तो हांगचू, यिंगली, चीफान अपनी हुजीमत का बदला सूद दर सूद चुकाना शुरू कर दिया। वो तीनों भूखे चीतों की मानद उस पर टूट पड़े थे। दूसरे दोनों गन बरदार उठकर खड़े हुए तो मैंने हवा में उछलकर एक डबल साइड फ्लाइंग किक जड़ दी। मेरे दोनों पांवों ने फर्दन फर्दन उनके चेहरों का मिजाज पूछा। वो साइड में उलट गए। हांगचू की लांच में इतनी गुंजाइश थी कि वहां किसी रिंग फाइट का एहतमाम हो सके। मेरे लिए इतनी जगह बहुत काफी थी। मैं बड़ी खुश दिली से अपने काम में मसरूफ हो गया। मेरे दिन में वो लम्हा नक्श होकर रह गया जब मुझ पर नजर पड़ते ही हमलावरों की निगाहों में शनासाई चमकी थी। इसका वादे मतलब यही था कि वो मुझे अच्छी तरह जानते थे और मेरी ही तलाश में इस लांच तक पहुंचे थे। उनका अंदाज खुले दुश्मनों जैसा था। मैं इस वक्त डिसिल्वा के बेस में था। गोया वो वजदान के नहीं बल्कि डिसिल्वा का दुश्मन थे। इस जजीरे में वजदान या डिसिल्वा की किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं थी। उन 3 हमलावरों की ताज़ा तरीन दुश्मनी सिर्फ एक ही जानिब इशारा करती थी कि हो ना हो उनका ताल्लुक हाई जैकर से हो सकता था। हमारी तैयारी को अगवा करने वाले अगर ज़ुरू नारा आइलैंड पर उतरे थे तो ये यकीनी बात थी यहाँ उनके साथ ही उनके हिमायती जरूर मौजूद होंगे। हमने अगवा कुंदगान का मंसूबा सुपुर्दे खाक कर दिया था। उनके हिमायतियों की बरहमी समझ में आने वाली बात थी। ज्यादा इम्कान इसी बात के थे कि हमलावर हाई जैकर्स के साथी थे। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे होंगे। ऐसे हंगामी हालात में मेरी खोपड़ी में नसब ज़ेन नामी ये मशीन किसी हसास कंप्यूटर से भी ज्यादा फाल हो जाती थी और हाथ पांव एक नादीदा जलाल के इशारों पर हरकत करने लग जाते थे। मेरी डबल साइड फ्लाइंग खाने वाले उलटने के बाद उठे। इसी दौरान मैं उछलकर एक के नजदीक पहुंच चुका था। वो जैसे ही सीधा हुआ मैंने उसकी ठोड़ी पर एक सलांट किक दे मारी। वो एक स्टेप लेकर पीछे सिरका मैंने हवा में उछलकर उसके सीने पर एक फ्रंट पुश किक रसीद की। मेरा टारगेट उसका मुकामे कल्ब था। उसके हल्क से ऊं से मुशाबा की एक बेमानी आवाज खारिज हुई और वो गन समेत पीछे उलट गया। उसके दोबारा उठने के इम्कानात 0 से ज्यादा नहीं थे। इसी दौरान मैं दूसरे हमलावर की तरफ से एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुआ था। जब तक वो संभल कर अपनी गन को सीधा करता मैं उसके साथी को निमटा चुका था। पता नहीं उसके ज़हन में क्या आई कि वो फायरिंग करने की बजाय अपनी गन को लाठी की तरह हवा में लहराते हुए मेरी जानिब दौड़ा। फौरी तौर पर मेरी समझ में यही बात आई कि उसकी ऑटोमेटिक गन में राउंड्स बाकी नहीं बचे थे। वो अपना अकाउंट साफ कर चुका था। उसका अंदाज अल्लाह दे और बंदा ले वाला था। मैं कुशां आगे बढ़ा और उसी लम्हे मुझे हमलावर के अकब में डॉक्टर मोंग रिफोशे की झलक दिखाई दी। वो एक चूबी सतून से टेक लगाए बड़ी दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। उसके अकब में कुछ फासले पर राकील भी ये तमाशा मुलाहिजा कर रही थी। गनबरदार ने मुझे गाफिल समझकर इस मौके से फायदा उठाने की कोशिश की और कुलाड़ी के वार की तरह अपनी गन मेरी खोपड़ी पर बरसाना चाही। मैंने डॉक्टर मूंग का जायजा लेते हुए हमलावर की हरकतों सकनात को अपने दिफा में न्यूटन कर रखा था, लिहाजा उसे अपनी खुशफहमी का खुमियाजा भुगतना पड़ा। उसने जैसे ही मेरे सर को निशाना बनाने की कोशिश की, मैंने बड़ी सूरत से फ्रंट फुट पर हरकत की। उसके साथ ही मैंने दोनों हाथों को सर से बुलंद करते हुए सीजर हैंड डिफेंस की टेक्निक को आजमा दिया। मेरे बाजुओं के क्रास ने हमलावर के गन बदस हाथ की कलाई पर एक धुआंधार बूसा दिया। गन मेरे सर से ऊपर एक 1.5 फुट पीछे हवा में मुअल्लक हो गई। इस रोक के साथ ही मैंने बर्क रफ्तारी से अपने क्रास बाजुओं में उसकी कलाई को जकड़ दिया। वो भी ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। मैंने अपनी गिरफ्त में आई हुई उसकी कलाई को मरोड़ा देकर एक खौफनाक झटका दिया। हड्डी टूटने की मखसूस आवाज पैदा हुई और वो शख्स अपने हल्क से फल्क शगाफ चीखें खारिज करने लगा। मैंने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करते उसके पेट में एक नीची साइड किक भी रसीद कर दी।
वो तोप में से निकले हुए किसी खौफनाक गोले के मानिंद हवा में बुलंद हुआ और नीचे परवाज करते हुए डॉक्टर मूंग के कदमों में जा गिरा। उसी लम्हे फजा फायरिंग की तेज तड़तड़ाहट से गूंज उठी। मैं समझा उस हमलावर को होश आ गया है जो मुझसे दिल पर चोट खाकर गन समेत पीछे उलट गया था। मैंने बेसख्ता पलट कर देखा और मज़कूरा शख्स को बेहिसो हरकत पाया। उसी वक्त मैंने अपने ऊपर से किसी देवकामद परिंदे को परवाज करते महसूस किया। बेख्तियार मेरी निगाह ऊपर को उठ गई और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि वो कोई परिंदा नहीं बल्कि डॉक्टर मूंग रिफोशे था जो हमारी लांच से फलाई करके हमला आवरों वाली लांच की तरफ जा रहा था। गोया उसने अपने खास उल खास फन का मुजाहरा कर दिया था। पलक झपकने में डॉक्टर मूंग की उड़ान का सबब मेरी समझ में आ गया। दुश्मन लांच में मुझे गन बरदार की झलक दिखाई दी। थोड़ी देर पहले होने वाली फायरिंग यकीनी उसी शख्स की थी और डॉक्टर मूंग ने उसकी मिजाज पुरसी के लिए उधर का रुख कर दिया था। आन वाइद में डॉक्टर मूंग ने दुश्मन लांच पर लैंडिंग की, फिर उस गन बरदार को दूसरा ब्रेस्ट मारने का मौका न दिया। मैं डॉक्टर मूंग की जानिब से मुतमईन होने के बाद अपनी लांच में हाजिर हो गया और उसी वक्त राकील की एक तेज चीख मेरी समाज से टकराई। मैंने तेजी से पलटकर उसकी तरफ देखा। वो हवास बाख्ता सी हैंड्स अप खड़ी थी। इस हवास बाख्तगी का सबब वो शख्स था जिसे मैंने किक मारकर डॉक्टर मूंग के कदमों में गिरा दिया था। उसके बाएं हाथ में मुझे ऑटोमेटिक गन नजर आई। उसने मज़कूरा गन राकील पर तान रखी थी। ये खासी तशवीशनाक सूरत हाल थी।